नमस्ते दोस्तों, आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत है। और आज जो हमारी क्लास है वो SCERT 11-12 के जो भी प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण, मैं छांट कर लेकर आई हूँ। इसमें सभी ब्रांचेस को मैंने इंक्लूड किया है, फिर भी कुछ ब्रांचेस रह गई क्योंकि 11-12 का सिलेबस ज़्यादा है तो 50 क्वेश्चन बनाए थे क्योंकि मैंने, तो उसमें सभी ब्रांचेस कवर नहीं हो पाई हैं। लेकिन परेशान नहीं होना है, बिहार के पेपर से पहले हम आपको ये क्वेश्चंस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको मिल जाएंगे और कुछ आपको क्वेश्चंस के माध्यम से। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्लास है। इसमें आपके फिजियोलॉजी के भी प्रश्न हैं, इसमें आपके विवाह से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, मैनेजमेंट के भी इसमें प्रश्न हैं, और जो भग्नाशा वगैरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडोलिसेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके 12th क्लास तक की बुक में हैं SCERT के, वो मैंने यहाँ पर कुछ इंक्लूड करने की मतलब प्रयास या कोशिश की है। तो सभी लोग, ये बिहार स्पेशल सीरीज़ है तो सभी लोग वीडियो को मतलब पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, नुकसान आपका होगा क्योंकि इसमें वो प्रश्न मिलने वाले हैं आपको जो आपको कंपटीशन की बुक में भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, कहीं भी मिले, लेकिन अभी एग्ज़ाम है तो हमें सब कुछ ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियो बस एक काम आप मेरे लिए करेंगे, सभी से मैं रिक्वेस्टली बोलती हूँ, एज अ टीचर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तो शायद आप लोगों को अच्छा लगता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। किसी को इतना भी ना परेशान करें कि वो आपको रिक्वेस्ट करे, मतलब टीचर होने के नाते भी तो ज़रूर। हालांकि वैसे मैं ज़मीनी स्तर पे बात करूँ तो मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, बिल्कुल स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा ये हक समझती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। अस्थि के बनने की प्रक्रिया कहलाती है? ए है अस्थि भवन या अस्थि जनन, बी है ओसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस, सी है केवल बी, डी है ए व बी दोनों, या ई है निम्न में से कोई नहीं। अब आपसे पूछा जा रहा है अस्थि के विषय में, जो अस्थियाँ बनती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो तो आपको पता है कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हमने डी ऑप्शन बताया है? क्योंकि जो अस्थि जनन की जो प्रक्रिया होती है, अस्थि जनन या अस्थि के मतलब बनने की प्रक्रिया, जो अस्थि का निर्माण होता है वो पूछा जा रहा है कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो हिंदी में हम उसको अस्थि भवन या अस्थि जनन कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसको ओसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। देखो, हड्डियों के निर्माण में बहुत समय नहीं लूँगी, बहुत जल्दी से बताऊँगी। एक क्रम फॉलो होता है, अगर उस क्रम को आप समझ लोगे तो आपको ईजी हो जाएगा समझना कि हड्डी कैसे बनती है। आपको बकाया प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये तो मैंने बता ही दिया। देखो, सबसे पहले क्या होता है हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट क्या पाई जाती है, कोशिकाएं, सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है ना, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं, ओके। तो ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। किस चीज़ का श्रावण करती हैं? ये बहाव किस चीज़ का करती हैं, ओसिन का बहाव करती हैं, ठीक है। ओसिन बहता है। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं जिससे समझ में आए, ठीक है। तो ये क्या है, ओसिन है, ओके, और ऑस्टियोब्लास्ट है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल है आपकी, ऑस्टियोब्लास्ट, ओके। ये ऑस्टियोब्लास्ट आपकी सेल हो जाती है। बहुत जल्दी कोशिश करूँगी। इससे क्या होता है, मैंने बताया ओसिन निकलता है, ठीक है, ओसिन निकलता है। अब ओसिन क्या होता है, हड्डियों का प्रोटीन होता है, ठीक है। क्रम से ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, सेल है हड्डियों की, उससे निकल रहा है ओसिन, ये क्या है, प्रोटीन है। ये क्या करती हैं, ये अस्थि का क्या बनाती हैं, मैट्रिक्स बनाती हैं, ठीक है, मैट्रिक्स बनाती हैं, ठीक है, मैट्रिक्स बनाती हैं। ये अस्थियों में क्या करती हैं, मैट्रिक्स बनाती हैं, ओके, मैट्रिक्स बनाती हैं। आपको ये मैंने बताया भी था, जो कार्टिलेज होता है उसमें मैट्रिक्स पाया जाता है, और ये क्या होता है, मुलायम होता है, ये कठोर नहीं होता है, ये मुलायम होता है। इसके जहाँ मैट्रिक्स होता है वहाँ क्या होता है, हड्डियाँ मुलायम रहती हैं, लचीली रहती हैं, ओके। अब ये मैट्रिक्स क्या करता है, ये लवड़ों को एकत्र कर लेता है। लवड़ों को क्या करता है, लवड़ किसे कहते हैं, जो आपके मिनरल्स होते हैं उनको एकत्र करता है। अब खासतौर से आप जानते हो हड्डियों के लिए क्या होता है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, विटामिन डी है। तो खासतौर से कैल्शियम और मैग्नीशियम को
को क्या है, लवणों को इकट्ठा करता है और इनमें हेल्प कौन करता है, फास्फोरस मुख्यतः हेल्प करता है इस काम में, ठीक है। तो ये क्या करता है, लवणों को इकट्ठा करता है। फिर क्या होती है, यहीं पर हड्डियाँ कैसी हो जाती हैं, कठोर हो जाती है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में क्या आ जाता है, लवण आ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, भाग हो जाता है कठोर। ओके, तो ये होता है एक प्रोसेस। पहले ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे, ओसिन को रिलीज़ करेंगे, ओसिन प्रोटीन होता है, फिर वो उससे क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। और उस मैट्रिक्स में क्या होंगे, बहुत सारे लवण होंगे। लवण जब आ जाते हैं तो आप जानते हो हड्डियाँ कन्वर्ट हो जाती हैं कैल्शियम फॉस्फेट में, मैग्नीशियम फॉस्फेट में। तो हड्डी और दांत इसी के बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के। तो क्या होती है, हड्डियाँ कठोर हो जाती हैं। इतना आपको इनफ है आज की वीडियो में इस क्वेश्चन के लिए। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ज़्यादा प्रश्न फिजियोलॉजी के नहीं है, 10-15 प्रश्न फिजियोलॉजी के हैं, फिर हम और टॉपिक पर आ जाएंगे। अस्थियों की उत्पत्ति त्वचा के नीचे स्थित संयोजी ऊतक से होने पर अस्थि को कहा जाता है। ए है कला जातीय मतलब निवेश अस्थि, बी है उपास्थि, सी है उपास्थि जात, डी है निम्न में से सभी, या ई है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कला जात, या हम इसको अस्थि निवेश कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं मेम्ब्रेनस, ठीक है, मेम्ब्रेनस। और क्या कहते हैं इसको, इन्वेस्टिंग बोन, और इन्वेस्टिंग बोन कहते हैं, इन्वेस्टिंग बोन, ठीक है। तो ये होती हैं क्या है, मेम्ब्रेनस और इन्वेस्टिंग बोन्स होती हैं। ये क्या करती हैं, यहाँ पर जी आएगा, इन्वेस्टिंग बोन लिखते नहीं बन रहा है, यहाँ पर उंगली नहीं चल रही, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, इसका आंसर तो हो जाएगा ए ऑप्शन। जो अस्थियों की उत्पत्ति होती है वो त्वचा के नीचे, आप जानते हो टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। एक तरीके के ऊतक होते हैं, एडिपोज ऊतक होते हैं, जिसके अंदर फैट होता है, ठीक है, तरल पदार्थ होता है। तो त्वचा के नीचे एक संयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है, संयोजी ऊतक होते हैं। संयोजी ऊतक से होने वाली अस्थि, अच्छा, त्वचा के नीचे स्थित संयोजी ऊतक से होने वाली अस्थि को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है, मैंने थोड़ा दिमाग कहीं और चला गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं कला जात या निवेश, या फिर मेम्ब्रेन्स और इन्वेस्टिंग बोन इसको कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। अस्थियों में कार्बनिक पदार्थ लगभग होता है। ए है 38%, बी है 62%, सी है 70%, डी है 80%, ई है निम्न में से कोई नहीं, ठीक है। तो अस्थियों में कार्बनिक पदार्थ कितना होता है ये बताना है आपको। हमने अभी इससे पहले आपको एक क्लास में बताया था कि जो अस्थियों में कार्बनिक पदार्थ होता है वो भाग पूछा गया था कितना होता, तो 1/3 भाग हमने बताया था कल की वीडियो में, शायद 1/3 भाग किस चीज़ का होता है, आपके कार्बनिक पदार्थ का होता है, कार्बनिक पदार्थ का होता है। और 2/3 भाग हमने क्या बताया था, हड्डियों में, अस्थियों में क्या होता है, आपके अकार्बनिक भाग का होता है, अकार्बनिक भाग का होता है। लेकिन आज क्या ये परसेंटेज पूछ रहे हैं, अमाउंट पूछ रहे हैं, मतलब परसेंटेज में अमाउंट पूछ रहे हैं। तो कार्बनिक पदार्थ हड्डियों में आपके कितना होता है, तो क्या 38% है, या बी है 62%, सी है 70%, डी है 80%, या ई है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 38%। अस्थियों में जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो होते हैं 38%, क्योंकि वो होते हैं कम होते हैं। जो प्रोटीन हैं, जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, जो फैट हैं, ये क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये 38% रहते हैं। अब बात होती है 62% क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्योंकि इसका भाग ज़्यादा होता है, ये 2/3 भाग होता है, ठीक है, इसलिए ये 62% होता है। तो दोनों याद रखिएगा, और ये प्रश्न पूछा भी जाता है। कार्बनिक पदार्थ कितना होता है, 38%, भाग पूछा जाए तो 1/3 भाग, और पूछा जाए कार्बनिक पदार्थ कितना होता है तो 62%, भाग पूछा जाए कितना रहता है तो 2/3 भाग। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। अस्थियों में कड़ापन आता है। ए है कार्बनिक पदार्थ से, बी है कार्बनिक पदार्थ से, सी है ए व बी दोनों, डी है केवल बी, ई है निम्न में से एक से अधिक। जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनमें आपके कड़ापन पूछा जा रहा है किससे आता है, और यहाँ पर उपस्थित है, उन्हीं में से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा, कौन से पदार्थ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं, जो आपके मिनरल्स होते हैं, लवण होते हैं। अच्छा, ये डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन, क्योंकि डी ऑप्शन यहाँ पर लिखा है केवल बी, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन केवल बी। अकार्बनिक पदार्थ से क्या होता है, हड्डियों में कड़ापन या
विकलांगुलता आ जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जरा भी तेज झटका वगैरह लगता है तो क्या है, हड्डी टूटने का भी, क्योंकि वो कड़ी होती है, वो मुड़ती नहीं है, कहीं भी दबाव में आएगी तो वो टूट जाएगी, चटक हो जाएगी, क्रैक हो जाएंगे, ठीक है। तो अकार्बनिक पदार्थ से क्या होता है, हड्डियों में कड़ापन आ जाता है। और जो आपका कार्बनिक पदार्थ की बात करें यहाँ पर, तो इससे क्या होगी, हड्डी मजबूत होगी, ठीक है, मजबूत होगी और कैसी होगी, लचीली होगी। यहाँ पर क्या होगा, अगर हड्डी जो है किसी दबाव में आती है तो टूटेगी नहीं, ठीक है। ये मतलब बहुत ही कंडीशन ख़राब है, ठीक है, तब तो टूटेगी नहीं, तो टूटेगी नहीं। यहाँ पर क्या होती है, लचीली होती है और मजबूत होती है, जिससे क्या होता है, हड्डी मुड़ जाती है लेकिन टूटती नहीं। तो कार्बनिक पदार्थ से हड्डी क्या बनती है, लचीली होती है, और अकार्बनिक पदार्थ से हड्डी मजबूत होती है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अध्ययन की दृष्टि से शरीर के अंतःकंकाल को कितने भागों में बांटा गया है? तो अध्ययन की दृष्टि से अगर हम बात करें, क्या 2 भागों में बांटा गया है, बी है 3 भागों में बांटा गया है, सी है 4 भागों में, या डी है 5 भागों में। तो अध्ययन की दृष्टि से जो अंतःकंकाल है आपका, अंतःकंकाल मतलब जो अंदर का कंकाल है आपका, ठीक है, कंकाल अंदर ही होता है, आप ये भी जानते होंगे, ठीक है। तो अध्ययन की दृष्टि से जो अंतःकंकाल है, जिसको आप कहते हो क्या, मतलब जो हमारा आंतरिक पार्ट है कंकाल का, वो 2 भागों में बटा हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन कौन से हो जाते हैं, एक तो आपका अक्षीय कंकाल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल, या है ये, ठीक है, था नहीं है, अक्षीय कंकाल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। दूसरा कंकाल आपका होता है कौन सा वाला, अनुबंधी कंकाल होता है, अनुबंधी कंकाल होता है। तो ये 2 अनुबंधी अथवा उपांगीय कंकाल व उपांगीय कंकाल, ये 2 तरीके के आपके कंकाल होते हैं जो आंतरिक होते हैं, उपांगीय कंकाल, ओके। पहला क्या बताया मैंने, अक्षीय कंकाल जिसे एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। दूसरा बताया मैंने अनुबंधी या उपांगीय कंकाल जिसे अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, इसी को हम अपेंडिकुलर मतलब स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। जो अक्षीय आपका एक्सियल वाला होता है, इसमें बोन होती हैं 80। यहीं पर हम बात करेंगे जो आपका उपांगीय वाला होता है, मतलब अपेंडिकुलर होता है, उसमें कितनी होती, 126 अस्थियाँ पाई जाती हैं। अब आप जानते हो 126 को ऐड कर लो इधर, और इधर आप कर लो 80 को, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या था, मतलब 126 है ना, तो यहाँ पर 10 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 आ गया, तो 206 हड्डियाँ हमारे वैश्य के शरीर में पाई जाती हैं, ठीक है, टोटल। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अक्षीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? अभी हमने बताया आपको 80 होती हैं, 120 होती हैं, 25 होती हैं, या 8 होती हैं। तो आपको अभी हमने बताया जो एक्सियल बोन्स होती हैं, हमारी स्केलेटन होता है, एक्सियल स्केलेटन में जो बोन्स होती हैं वो होती हैं आपकी कितनी, ए ऑप्शन से होगा 80 होती हैं, 80 होती हैं। अभी हमने आपको जस्ट ही बताया था, ओके। 126 हमने किस में बताई थी, आपकी किस में होती हैं, ये अपेंडिकुलर में होती हैं, ठीक है, अपेंडिकुलर में होती हैं, अपेंडिकुलर में, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन में ये होती हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ इसमें, क्योंकि बताएं हड्डियों के मैंने प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं डाले, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देती हूँ। जो आपका अक्षीय कंकाल होता है, ठीक है, अक्षीय कंकाल होता है, इसमें क्वेश्चन तो नहीं पूछा है नीचे चेहरे में कुछ, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है, यहीं पे मैं समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे चेहरे में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? क्या 14 पाई जाती हैं, या 26 पाई जाती हैं, या 24 पाई जाती हैं? डी है निम्न में से कोई नहीं, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो भाई अधिक तो होंगी नहीं, एक जगह पर एक ही हड्डियाँ, एक ही तरीके की हड्डियाँ पाई जाएंगी, मतलब जितनी होंगी, मतलब नंबर एक ही नंबर होगा हर किसी के मतलब चेहरे में। तो यहाँ पर जो हड्डियाँ पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं कितनी, 14। यहाँ पर भी ए ऑप्शन आपका सही है। लेकिन अब हम बात करते हैं, जो ये हड्डियाँ होती हैं, हमारे चेहरे की बात हो रही है, तो ये कहाँ का अंग है, ये आपके ऊपरी फेस का पूरा अंग है, मतलब आपका जो खोपड़ी है, खोपड़ी की बात करें, खोपड़ी का ये हिस्सा है, ठीक है, ये जो आपकी खोपड़ी होती है, ठीक है, खोपड़ी होती है, उसका ये पार्ट है। भाई गुस्से में खोपड़ी बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा बनना नहीं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, गुस्सा आ रही है जो मैं खोपड़ी बना रही हूँ उसको, ठीक है। तो कपाल होता है, ये आपका जो सिर होता है, उसमें 8 हड्डियाँ होती हैं, इसको हम कपाल कहते हैं, इसको हम करोटी भी कहते हैं, ठीक है, कपाल या करोटी भी कहते हैं इसको, या फिर खोपड़ी भी कहते हैं इसी को, ठीक है। खोपड़ी में पूछा जाए, करोटी में पूछा जाए, ओके, और या स्कल में आपके पूछा जाए कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो स्कल में आपके होती हैं टोटल 8 हड्डियाँ,
ठीक है, 8 हड्डियाँ होती हैं। ओके, कपाल में 8 होती हैं। अब पूरी खोपड़ी में पूछा जाए, पूरी खोपड़ी में पूछा जाए तो 29 होती हैं। पूरी खोपड़ी में पूछा जाए तो 29 होती हैं। आपके ब्रेन में होती हैं 8। ठीक है, मस्तिष्क, मैं गलत बोल रही थी, अभी एक बार सुन लेना, मस्तिष्क में 8 होती हैं। ओके, मस्तिष्क में आपके 8 होती हैं। थोड़ा खोपड़ी और मस्तिष्क को मैंने एक में ही कर दिया, थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो रही है इसलिए दिमाग चल नहीं रहा है। सच में इतनी बारिश हुई और बारिश होते ही इतनी गर्मी हो रही है कि फिर से वही कंडीशन हो गई जैसे पहले पसीना बहता था, वही कंडीशन हो रही है फिर से। ठीक है, और सुबह सुबह क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ आज, तो किचन से निकल कर आई हूँ, नहाने का भी मौका नहीं मिला है, तो सच में मैं आपसे सब कुछ शेयर कर लेती हूँ, तो इसलिए गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मस्तिष्क में जो हमारी पूरी खोपड़ी होती है उसमें 29 होती है हड्डियाँ, लेकिन उसमें जो मस्तिष्क होता है उसमें 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और चेहरे में 14 होती हैं। ओके, जोड़ते रहना। और जो कान होते हैं 6 उसमें होती हैं, कर्ण बोलते हैं, 6 उसमें होती हैं हड्डियाँ। ओके, और एक गले की जिसे हम हॉइड कहते हैं, ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है, हॉइड। कान वाला भी प्रश्न पूछा गया है, पीजीटी का आप पेपर सॉल्व करेंगे उसमें ज़रूर मिलेगा। कान की हड्डियाँ भी पूछी जाती हैं, कितनी होती हैं, कान की हड्डियों के नेम भी पूछे गए हैं। ठीक है, और हॉइड किसे कहते हैं, ये एक गले की हड्डी है। ठीक है, तो 8 मस्तिष्क की हो गई, ऐड करिए आप एक बार। 14 क्या हो गई किसकी, एक सेकेंड मैं ऐसे ही बता देती हूँ। 14 कितनी हो गई, फेस की, चेहरे की हो गई ये। ओके, चेहरे की हो गई 14। 8 हो गई मस्तिष्क की। ठीक है, 8 हो गई मस्तिष्क की। कान में कितनी बताई थी, 6 हो गई। ठीक है, और एक गले की हॉइड हो गई। अब आप इन्हें जोड़ लो, 8 4 12। ठीक है, 8 4 12 हो गए, 6 18 और 1 19। ठीक है, 19 हो गया, और एक हासिल का आ गया, तो 1 1 2 29 हो गई। 29 हड्डियाँ आपके पूरे स्कल में होती हैं। जो शुरू में मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी बोलने में, प्लीज़ उसको एक बार सही कर लेना, नहीं हड्डियाँ पूछी भी जाती हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी हड्डियाँ आपके पूरी मतलब खोपड़ी में पाई जाती हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए खोपड़ी को कितने भागों में बांटा गया है, खोपड़ी को भी डिवाइड किया गया है। कहाँ किस चीज़ को डिवाइड किया जा रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। कंकाल को भी हमने बताया 2 भागों में बांटा जाता है, एक्सियल स्केलेटन और क्या बताया था, एपेंडिकुलर स्केलेटन। लेकिन अब हमने बात की, अभी तो हमने बताया कि टोटल खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। अब थोड़ा माइंड को बदल लेना यहाँ पर। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर खोपड़ी जो है, माइंड कहाँ था, खोपड़ी में, खोपड़ी को भी बांटा जा रहा है। अब जब खोपड़ी बांटी जाएगी तो खोपड़ी की हड्डियां भी बढ़ जाएंगी ना। समझने के लिए मैं हर कोशिश करूंगी आपको कैसे भी समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि हड्डियों से जब प्रश्न बनते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अध्ययन की सुविधा के लिए खोपड़ी को कितने भागों में बांटा गया है, क्या 3 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, 2 भागों में या 5 भागों में। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने, 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, किसको, आपकी खोपड़ी को, हमारी आपकी सबकी खोपड़ी को। कौन कौन सा भाग हो जाएगा यहाँ पर, एक तो आपका हो जाता है मस्तिष्क। मस्तिष्क को क्या किया इन्होंने, अलग कर दिया, या मस्तिष्क कोश बोलते हैं इसे, या फिर कपाल बोलते हैं। ओके, या फिर दूसरा इन्होंने किसको, चेहरे को अलग कर दिया, चेहरे को अलग कर दिया। अब इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया। अब बंटवारे के बाद अगर आप बात करोगे कि हाँ चेहरे, मस्तिष्क और चेहरे में अलग अलग पूछा गया कि मस्तिष्क और चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, फिर 22 हो जाएंगी। क्यों, कान अलग पड़ जाता है थोड़ा, कान क्या होता है, नीचे के लिए आ जाता है जबड़े के पास। ओके, पूरे सिर से नीचे के लिए आ जाता है। तो जो हमारा चेहरा होता है फेस सामने की तरफ होता है, तो कान को कभी कभी इससे अलग कर दिया जाता है, और गले की हड्डी और नीचे आ जाती है, तो इनको थोड़ा अलग कर दिया जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन को घुमा के पूछे कि खाली मस्तिष्क और चेहरे में टोटल कितनी हड्डियाँ होती, तो ये मैं सोचा, मैम ने कहा खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती, 29 होती, तब आपको आंसर करना होगा कितनी, 22। अब आप इनको जोड़ लो, 14 हो गई आपकी किसकी, चेहरे की, और आपकी जो हमने बताई थी मस्तिष्क में कितनी होती हैं, 8 हो गई। ठीक है, तो 14 और 8 कितनी हो जाएंगी, 14 6 20, 2 22। ओके, तो यहाँ पर 2 हड्डियाँ मतलब 22 हड्डियाँ हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, मस्तिष्क या कपाल का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रकार की अस्थियों से होता है। ए है वक्राकार अस्थियां, ए ऑप्शन, बी है चपटी अस्थियां, सी है विषम अस्थियां, डी है छोटी अस्थियां, या ई है निम्न में से एक से अधिक। जो मस्तिष्क या कपाल का निर्माण आपका होता है वो हमने शायद कल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया था, मुझे पढ़कर याद आया। ठीक है, ये होती हैं चपटी अस्थियों का बना हुआ। जो मस्तिष्क होता है आप जानते हो जगह जगह पर दबा सा वैसा होता है, आप हड्डियों पर ध्यान, मतलब कभी आप टटोलोगे तो आपकी
कोई भी हड्डी चुभती हुई या निकली हुई नहीं दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, चपटी हड्डियाँ होती हैं सारी, ओके। तो चपटी अस्थियों से जो हमारा बना होता है मस्तिष्क या कपाल, इसमें संधियाँ पाई कौन सी जाती हैं, तो ये अचल होती हैं, ये चलती नहीं है। आप देखते हो कभी आपके सिर की हड्डी कहीं चलते हुए देखी, ठीक है, और जिस दिन मस्तिष्क की हड्डी चल गई उस दिन तो समझो क्या होना है, ठीक है। तो अचल संधि से ये जुड़ी होती हैं, ये चलती नहीं, अचल संधि। अगर पूछा जाए हड्डियाँ, मस्तिष्क की हड्डियाँ किससे जुड़ी होती हैं, तो अचल संधियों से जुड़ी होती हैं, ओके। यहाँ पर क्या होती हैं, जो 8 हड्डियाँ होती हैं ये बक्सेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, बक्सेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। और ये जो संरचना है क्या करती है, ये मस्तिष्क को सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं। इन 8 हड्डियों में हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, ओके। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, बस जल्दी से हमारे फिजियोलॉजी के कंप्लीट होने वाले हैं प्रश्न। हमारे शरीर में फ्रंटल बोन की संख्या कितनी होती है ये बताना है आपको। फ्रंटल बोन किसे कहते हैं, आप एक हिसाब से इसे माथा कह सकते हो, माथा, या फिर ललाट अस्थि, ठीक है। ललाट अस्थि आपको कई बार ये लिखने को पढ़ने को मिल जाती है, ठीक है। तो ललाट अस्थि कितनी होती है, 1 होती हैं, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिए। मैं क्लास को कहती हूँ महामैराथन, लेकिन मैं ऑप्शन इतनी जल्दी जल्दी बोलती हूँ, मुझे ये लगता है मैं आपका समय कैसे भी बर्बाद ना करूँ, आपको जल्दी से बता दूँ। ये नहीं मैं धीरे धीरे कहूँ ए ऑप्शन 1 होगा, बी ऑप्शन 2 होगा, तो मुझे ये लगता है कि मैं कैसे भी समय आपका बचा दूँ। तो यहाँ पर जो हमारी ये हड्डी होती है 1 होती है। आप जानते हैं जो फ्रंटल बोन होती है, माथा होता है, आप देखोगे पूरा 1 होता है सपाट, ओके। तो बिल्कुल ये माथे की बोन होती है और ये 1 होती है, ओके। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 12 की। कपाल के पीछे व नीचे का भाग, अच्छा ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, 11 नंबर का क्वेश्चन नहीं है इसमें, है ना। चलो जो नहीं है वो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लास्ट में करा दूंगी कोई। कपाल के पीछे व नीचे का भाग निम्नलिखित में से कौन सी अस्थियां बनाती हैं। ए है पैराइटल बोन, कपाल जिसकी बात कर रहे हैं, मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, ओके। मस्तिष्क की जो पीछे का नीचे का भाग कौन सी अस्थि बनाता है वो बता रहा है। हालांकि जो भी यहाँ पर लिखी है लगभग अस्थियों के ही पार्ट है, लेकिन हम बात कर लेंगे जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उसकी भी। तो पैराइटल बोन होती है क्या, बी है ऑक्सीपिटल बोन होती है, सी है कॉन्डाइल्स होते हैं, या डी है निम्न में से एक से अधिक, या ई है निम्न में से कोई नहीं। तो कपाल के पीछे व नीचे का भाग कौन सी अस्थियाँ बनाती हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हमारे कपाल मतलब मस्तिष्क के पीछे व नीचे का भाग पूछा जाए कौन सी अस्थि बनाती है, तो हम कहेंगे ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन कहेंगे, ये पीछे व नीचे का भाग बनाती है, शब्द ध्यान दीजिएगा। इसी से क्या होते हैं आपके रीढ़ रज्जु, जो रीढ़ होती है ना, रीढ़ रज्जु बोलते हैं इसको, ये जुड़ी होती है, ठीक है, रीढ़ रज्जु। और इसी से क्या होता है आपका मस्तिष्क जुड़ा होता है। और ये 2 पार्ट हमारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारे सेंस ऑर्गन है एक तरीके के। सेंस ऑर्गन जो मुख्य है ना, मास्टर सेंस ऑर्गन है, वो आपके रीढ़ रज्जु या मस्तिष्क ही होते हैं। इनमें अगर कोई दिक्कत हो गई तो आप कुछ नहीं समझ सकते, ठीक है। तो यहीं पर क्या होता है, रीढ़ जो हमारी रीढ़ होती है वो हर तरीके से, अगर आपको ज़रा सी भी चोट फेट लग गई तो हम बिल्कुल बेड पर आ जाते हैं, ठीक है। तो और मस्तिष्क भी आप जानते हो, बिल्कुल अगर मस्तिष्क में जरा सी भी दिक्कत हो गई तो हम कुछ नहीं समझ पाते, कुछ नहीं सुन पाते, ठीक है। तो ऑक्सीपिटल जो होती है वो नीचे का और पीछे वाला भाग सिर का बनाती है मस्तिष्क का। ये रीढ़ रज्जु और मस्तिष्क से जुड़ा होता है। संख्या ऑक्सीपिटल बोन की कितनी होती है, तो ये संख्या में 1 होती है, ऑक्सीपिटल बोन 1 होती है। यहीं पर मैं हर हड्डी को बताती जा रही हूँ कि कितनी हड्डी कौन सी होती हैं, इंपॉर्टेंट है। और जो रह गई हैं वो भी हम जो ऐसे ही सीरीज़ करेंगे, अभी जब तक बिहार का पेपर ना हो जाता है मिक्स क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। फिर बाद में SCRT हम लाइन से कंप्लीट करा देंगे, फिजियोलॉजी अलग, न्यूट्रिशन साइंस अलग, जैसे मैंने अब तक कराया है। लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम है, आप लोगों की डिमांड है, तो मुझे लगा कहीं गड़बड़ ना हो जाए, एक साथ इतना पूरा ना हो पाए, तो मैंने सोचा थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे उठा लूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से इसे महाछिद्र, यहाँ पर इसे होगा महाछिद्र भी कहा जाता है। ए है फोरमैन मैग्नस को, बी है अस्थिकंद को, सी है उपास्थि को, डी है कपाल भित्ति को, ई है निम्न में से एक से अधिक, ठीक है। थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये समझने वाला है, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं थोड़ी फिजियोलॉजी, उसके बाद इजी चीज़ें आ जाएंगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ महाछिद्र कैसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, फोरमैन मैग्नस को, ठीक है। फोरमैन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गई थी, मुझे याद आ गया, मैंने बताया कहा भी था, मैं मतलब सभी बता दूंगी क्या होती है। जो पैराइटल बोन होती है ये भी बता देती हूँ मैं क्या होती है। ये पीछे का
बनाती ये भी पीछे का, लेकिन ये ऊपर वाला भाग बनाती है, ठीक है। और ऑक्सीपिटल क्या है, ये पीछे का मस्तिष्क का नीचे वाला भाग बनाती है, ठीक है। तो ऊपर वाला भाग बात होगी तो कौन बनाएगा, आपकी पैराइटल बोन, और नीचे वाले भाग की बात होगी मस्तिष्क की तो बनाएगी ऑक्सीपिटल बोन। लेकिन जो पैराइटल बोन होती है इसकी संख्या 2 होती है, ठीक है। जो पैराइटल बोन होती है संख्या इसकी 2 होती है। तो ये दोनों का डिफरेंस ध्यान रखिएगा। पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन कहाँ होती है, हमारे मस्तिष्क का पिछला भाग बनाती हैं। और पिछले भाग में ऊपरी भाग की बात हो, ऊपरी भाग की बात होगी, ठीक है, तो कौन सी बनाएगी आपकी पैराइटल बोन, और नीचे के भाग की बात होगी तो बनाएगी ऑक्सीपिटल बोन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको बताना भूल गई। क्वेश्चन ये वाला हमने पढ़ लिया था कि महाछिद्र किसे कहा जाता है, तो महाछिद्र हम कहते हैं फोरमैन मैग्नस को। तो ये जो फोरमैन मैग्नस होता है इसे महाछिद्र कहा जाता है, ये तो हमने बता दिया। जो ऑक्सीपिटल होता है अभी आपको बताया, ऑक्सीपिटल हमने क्या बताया अभी, ये नीचे का भाग होता है मस्तिष्क का, नीचे की भाग की हड्डी होती है ना ऑक्सीपिटल। तो ऑक्सीपिटल के ये क्या होती है, नीचे भाग में ही, जब ये नीचे है तो यहीं पर होगा, यहीं पर एक छिद्र होता है, यहाँ पर ये एक छिद्र होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक छिद्र होता है, और इसी को हम महाछिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, महाछिद्र कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फोरमैन मैग्नस। महाछिद्र इसी को हम कहते हैं। कहाँ होता है ये पूछा जाए तो ये होता है ऑक्सीपिटल बोन में आपके होता है। ऑक्सीपिटल बोन में क्या होता है, महाछिद्र होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फोरमैन मैग्नस कहते हैं। अब इसी के दोनों और क्या होते हैं, आपके कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्डाइल्स दिखा था, ये मैं इसीलिए मैंने वहाँ पर जिक्र नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम था इस क्वेश्चन में मुझे करनी है इसकी जिक्र। तो जो कॉन्डाइल्स होता है, ठीक है, कॉन्डाइल्स जो होता है आपका, ये जो मतलब बात कर रही थी, कॉन्डाइल्स क्या होता है, इसी के दोनों के सिरे में पाए जाते हैं। जो महाछिद्र है, ठीक है, फोरमैन मैग्नस जो महाछिद्र है, इसके ये दोनों सिरों पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण क्या होता है, जो कॉन्डाइल्स होता है आपके, ठीक है, कॉन्डाइल्स जो होता है, कॉन्डाइल्स जो होता है, इसी के कारण आप जो सिर है अपना दाएं बाएं घुमा सकते हो। दाएं बाएं जो हम सिर घुमाते हैं, जबकि मस्तिष्क के हमारे क्या होती हैं, अचल संधियां होती हैं ना, हिल नहीं सकती। लेकिन जो कॉन्डाइल्स पाया जाता है इसके लिए क्या है, इसी से हम दाएं बाएं अपने सिर को घुमा सकते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि हम अपने सिर को दाएं और बाएं भाग में कैसे घुमा सकते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण, तो इंग्लिश में होगा कॉन्डाइल्स और हिंदी में होगा अस्थिकंद, ठीक है, अस्थिकंद बोलते हैं। इसीलिए ये नेम जो है ना इंग्लिश में ज़्यादा सही लगते हैं, हिंदी में थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कर्ण अस्थियां कहलाती हैं, ए है इनकस, बी है स्टेप्स, सी है मैलियस, डी है उपर्युक्त सभी। तो कर्ण अस्थियां क्या हैं, ये सभी हैं, तीनों ही हैं। क्या है आपके, इनकस है, आपके स्टेप्स हैं, मैलियस हैं। जो स्टेप्स हड्डी होती है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। अब आपसे पूछा जाता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, तो जांघ में उपस्थित होती है, फीमर कहलाती है, ठीक है, ये सबसे बड़ी होती है, और स्टेप्स सबसे छोटी होती है। और ये इनकस, स्टेप्स और मैलियस, ये तीनों ही हड्डियाँ हमारे कान में उपस्थित होती हैं। दोनों कान में एक मतलब एक कान में हो जाएगी, एक दूसरे कान में हो जाएगी, तो ये कितनी हो गई, 2 हो गई। ये भी स्टेप्स भी दोनों कान में होगी तो ये भी 2 हो गई, और मैलियस भी दोनों कान में होगी तो ये भी क्या हो गई आपकी, 2 हो गई। अब 2 2 4 2 6 हड्डियाँ टोटल कानों में पाई जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 15, और आज की क्लास का ये फिजियोलॉजी का या फिर हड्डियों का या कंकाल तंत्र का ये आखिरी प्रश्न होगा। कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, 3 4 5 6। तो अभी तो मैंने आपको बताया कर्ण अस्थियाँ 6 होती हैं दोनों कान में। कुल पूछा है ना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, कुल पूछा है तो 6 हो जाएंगी। एक कान में पूछी जाए तो 3 होती हैं, दोनों कान में मिलाओगे तो 6 हो जाएंगी। एक नाम से पूछा जाए कि मैलियस कितनी होती हैं टोटल, तो 2 होती हैं, ठीक है। इनकस कितनी है, 2 होती हैं, क्योंकि दोनों कान की एक एक। क्वेश्चन 16 है, समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, ए है अगस्त काम्टे को, ठीक है। और जो कान की अस्थियाँ होती हैं उन्हें संखास्थिया या टेम्पोरल बोन भी कहते हैं, टेम्पोरल बोन, इतना याद रखना। अब हम बढ़ जाते हैं अपनी सोशियोलॉजी के जो होम साइंस में कुछ प्रश्न आते हैं उन पे बात करेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे हम लगभग प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। समाजशास्त्र का जनक माना जाता है अगस्त काम्टे को, बी है मैकाइवर तथा पेज को, सी है ओडम को, डी है गिनिक्स को, या ई है निम्न में से एक से अधिक। जो समाजशास्त्र के जनक की बात करेंगे, ठीक है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगर हम बात करें तो ये है अगस्त काम्टे जी। जो अगस्त काम्टे जी हैं, इन्होंने
इन्होंने ही समाजशास्त्र के विषय में मतलब प्रचार प्रसार या फिर स्टार्टिंग की थी। जो समाजशास्त्र है आप जानते हैं 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हो जाता है समाज, ठीक है, समाज, या फिर दूसरा हो जाता है विज्ञान या शास्त्र, ठीक है, विज्ञान या शास्त्र हो जाता है। अब विज्ञान और शास्त्र होने का मतलब हो गया, इसको हम कहते हैं सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी कहते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये शाब्दिक अर्थ इसका, शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बच्चों इसमें वह विषय, ठीक है, वह विषय जहाँ क्या मतलब सामाजिक विज्ञान वह विषय है जहाँ विज्ञान और विज्ञान के थ्रू समाज का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, विज्ञान को इसमें फॉलो किया जाता है, विज्ञान को आप इसमें इग्नोर नहीं कर सकते। तो शाब्दिक अर्थ यही है जहाँ समाज का अध्ययन कैसे किया जाता है, वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है, ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर समाज का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। हालांकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना मैंने बना दिया थोड़ा बोलने में। क्वेश्चन नंबर 17, समाजशास्त्र विज्ञान सर्वप्रथम कब अस्तित्व में आया? तो अभी हमने बताया था फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, अगस्त कॉम्टे हैं, इन्हीं के समय की बात है। तो इन्हीं ने कब किया था शुरुआत इसकी, क्या 1835 में की थी, या 1838 में, या 1836 में, या डी है 1837 में? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1838 का ये समय है। 1838 में क्या हुआ था, इन्होंने ही समाजशास्त्र की शुरुआत की थी, ठीक है, समाजशास्त्र की शुरुआत की थी। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सोशियोलॉजी में सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, सोशियस अलग है, लॉजी अलग है, दोनों अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं, ठीक है। तो सोशियस पूछा जा रहा है आपसे, क्या ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, या बी है लैटिन भाषा से लिया गया है, या सी है जर्मन भाषा से लिया गया है, डी है आंग्ल भाषा से लिया गया है, या ई है निम्न में से एक से अधिक, ठीक है। आज आप लोगों को थोड़ा शोर ज़्यादा आ रहा होगा, क्यों आ रहा है ज़्यादा शोर? क्योंकि हमारी बिटिया रानी पीहू देवी ने मेरी कल जो हम ईयरफोन लगाते थे उसको तोड़ दिया, तो इस वजह से बिना माइक बिना ईयरफोन के आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आज ही मैं परेशान नहीं हूँ ना, आज ही मंगा लूँगी। आज थोड़ा एडजस्ट करना, आप लोग वीडियो छोड़ना नहीं, ठीक है, क्योंकि नुकसान आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगे, ठीक है। तो आज शोर थोड़ा रोड से ज़्यादा आ रहा है क्योंकि कानों में कुछ नहीं लगा हुआ है, ओके। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा शोर लगता है मुझे, कोई गाड़ी बहुत तेज़ आ रही है, बस वगैरह, तो मैं वीडियो को स्टॉप भी कर रही हूँ बीच बीच में, आप नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है। सोशियोलॉजी में सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जो सोशियस शब्द है वो आपकी लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। ये कहाँ का? लैटिन भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा, सोशियस। और इस सोशियस का जो मतलब इंग्लिश में मतलब क्या होता है सोशियस का? इसका मतलब होता है क्या? समाज, ओके, इसी का मतलब हो जाता है समाज, ओके, समाज हो जाता है। यहाँ पर एक शब्द है ग्रीक भाषा का, वो हो जाएगा क्या? लॉजी, ठीक है। लॉजी कहाँ का? ग्रीक भाषा का शब्द हो जाता है, और जिसका मतलब क्या हो जाता है? वैसे तो लॉजी का मतलब अध्ययन करना होता है, ठीक है। लॉजी में लोगस, सॉरी, ये जो ग्रीक भाषा का शब्द है वो है लोगस, ओके, लोगस। सोशियोलॉजी जो है 2 शब्दों से बना है, सोशियस प्लस लोगस, ठीक है। तो लोगस का मतलब हो जाता है विज्ञान या शास्त्र, विज्ञान या शास्त्र, ठीक है। तो ये हो जाता है मतलब किसका? लोगस का मतलब हो जाता है विज्ञान या शास्त्र। अब इसको जब जोड़ा गया तो इसको कर दिया गया क्या? सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी, ठीक है। तो सोशियो का मतलब आप जानते हो समाज हो जाता है, लॉजी का मतलब हो जाता है अध्ययन, तो सोशियोलॉजी मतलब समाज का अध्ययन, ठीक है। तो यहाँ पर लोगस का मतलब विज्ञान या शास्त्र होता है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। लोगस क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है, सोशियस क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। इतना याद रहेगा। पढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, समाजशास्त्र एवं सामाजिक जीवन में किन चरणों का प्रयोग वैज्ञानिक अध्ययन की तरह ही किया जाता है? मतलब ऐसी क्या चीज़ है जिसका अध्ययन समाजशास्त्र में हम बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी में? क्या अनुभव एवं परीक्षण विज्ञान का यूज़ करते हैं? प्रयोग व वर्गीकरण में हम विज्ञान का यूज़ करते हैं? निम्न में से एक से अधिक, या डी है निम्न में से कोई नहीं? अच्छा, 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। हालांकि ये 4 ऑप्शन है, अनुभव अलग है, परीक्षण अलग है, प्रयोग अलग है, वर्गीकरण अलग है। तो अनुभव का हम जो अनुभव इसमें लेते हैं वो क्या? विज्ञान मतलब वैज्ञानिक आधार पर लेते हैं। परीक्षण करते हैं वैज्ञानिक आधार पर करते हैं। जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन जो भी दिखा रहे हो, वो क्या कर रहे हो? मतलब क्या आप विज्ञान के आधार पर कर रहे हो? क्लासीफाई क्या आप विज्ञान के आधार पर कर रहे हो? तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, निम्न में से एक से अधिक। ये सारे जो दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, बल्कि 4 हैं, ये चारों क्या हैं? समाजशास्त्र में बिल्कुल एज इट इज़ साइंस की तरह यूज़ करके ही समाजशास्त्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब
जब हम वैज्ञानिक तौर पर कोई रिसर्च करते हैं तो हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं ना। तो ऐसे ही सामाजिक जीवन में मतलब समाजशास्त्र में हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो भी हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए आप समाजशास्त्र को ये नहीं कह सकते हो ये बस कोई मतलब रूढ़िवादी विषय है, समाज में जो भी चीज़ें होती हैं इसमें इंक्लूड रहती हैं, ऐसा नहीं है। उसमें सब चीज़ों को मतलब कैप्चर किया जाता है कि हाँ समाज में हमारे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आईं और क्या क्या चीज़ें गलत हैं, क्या क्या चीज़ें सही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ये वैज्ञानिक नहीं है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित विषय है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है प्रकृति का, बी है भौगोलिक स्थिति का, सी है सांस्कृतिक तत्वों का, डी है निम्न में से कोई नहीं, ई है निम्न में से एक से अधिक। जो व्यक्ति का सामाजिक जीवन होता है वहाँ पर इन सभी चीज़ों का प्रभाव बहुत अच्छे से पड़ता है। प्रकृति भी हमें प्रभावित करती है, भौगोलिक स्थिति हमारी कैसी है वो भी हमें प्रभावित करती है, हमारा कल्चर कैसा वो भी प्रभावित करता है। तो ई ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्यक्ति का जो सामाजिक जीवन होता है इन सभी से प्रभावित होता है। क्वेश्चन है 21, ठीक है 21 की हम बात करेंगे। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। समाजशास्त्र में आएगा यहाँ पे तब सेंटेंस अच्छा बनेगा। समाजशास्त्र में, ठीक है, में सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी कि मैकाइवर तथा पेज ने दी है, बी है रोज ने दी है, सी है ग्रीन ने दी है, डी है एगबॉर्न तथा नीमकॉम्प ने दी है, ई है निम्न में से एक से अधिक। जब भी सोशलॉजी का प्रश्न होम साइंस में आता है तो एगबॉर्न तथा नीमकॉम्प और मैकाइवर और पेज का ही प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, या फिर अरस्तु वाला या प्लेटो वाला पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 जो है राइटर इसमें मतलब जो भी हैं ये मतलब फिलोसफर हैं एक तरीके के, समाजशास्त्री भी हैं। मैकाइवर, पेज और एगबॉर्न तथा नीमकॉम्प तो समाजशास्त्री भी हैं। बकाया प्लेटो और अरस्तु हैं, ये कई क्षेत्रों में काम करते हैं, ये फिलोसफर भी हैं, समाजशास्त्री भी हैं, प्रकृतिवादी भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये समाजशास्त्री लोग हैं। तो इन 4 लोगों से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो जब भी अगर सोशलॉजी आप होम साइंस में पढ़ो तो इन लोगों को जरूर पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन से होगा, ये मैकाइवर तथा पेज ने कहा है। ठीक है, तो 21 का हमारा क्या ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। आवश्यकता व्यक्ति की उस इच्छा को कहते हैं जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन हो और वह उन साधनों को उस इच्छा की पूर्ति हेतु लगाने को तत्पर हो। यह कथन किसका है? क्या पेंशन का है, बी है मैकाइवर का है, सी है WH भट्ट का है, या फिर डी मजूमदार का है, ई है निम्न में से एक से अधिक। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। आवश्यकता व्यक्ति की उस इच्छा को कहते हैं जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त एक तो साधन होना चाहिए, प्लस वह उन साधनों को उस इच्छा की पूर्ति हेतु लगाने को भी तत्पर हो, तभी हम कहेंगे ये इसकी आवश्यकता है। जैसे एजुकेशन है, हमारे बच्चे की आवश्यकता है, तो हमारे पास धन कम है तो हम कम धन में ही स्कूल में एडमिशन कराते हैं। लेकिन ये कहो कि हमारी इच्छा तो है बच्चे को पढ़ाने की, लेकिन हम पैसे नहीं खर्च करना चाहते, हम फीस नहीं देंगे बच्चे के लिए, नहीं दे पाएंगे, तो आपकी वो आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। भाई अगर आपको आवश्यकता होती तो हर हाल में आपके पास जो पैसे होते वो खर्च करते। आपने मन से मान लिया कि ये मेरी आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो और क्योंकि हम जानते हैं, ये तो मैंने आपको एक नेगेटिव थॉट समझाने के लिए भी यूज़ किया। शिक्षा क्या है, हमारी आवश्यकता है, तो उसके लिए हम हमेशा धन खर्च करने को क्या होते हैं, तत्पर भी रहते हैं। ये बात और है कि हम अमीर हैं तो अमीर अच्छे बहुत महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, हम थोड़े मिडिल क्लास हैं तो हम उस तरीके के स्कूल में पढ़ाते हैं, हम गरीब हैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन आवश्यकता तो है ना हमारी। ठीक है, तो आवश्यकता है शिक्षा, इसीलिए हर इंसान दिला रहा है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई आजकल बच्चों को पढ़ाना चाहता है। ठीक है, और उसके लिए क्या करते हैं, हम अपना जो साधन है मेरे पास उसका भी हम उपयोग करते हैं, चाहे पैसे के रूप में हो गया, हम फीस देते हैं, हम उसके अलावा एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह पेंसिल भी ला के देते हैं। और सरकारी स्कूल में भी ऐसा नहीं हर चीज़ मिलती है, भले ही फीस नहीं जाती है और चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। भाई कॉपी पेन भले गवर्नमेंट कुछ दिन को दे दे, लेकिन हमेशा साल भर की पूर्ति वहाँ पे भी नहीं हो पाती है। कितना भी गवर्नमेंट स्कूल में सुविधा मिल रही हो नहीं हो पाता है, तो पेरेंट्स करते हैं भाई अपने पास से भी थोड़ा लगाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए क्या है, आवश्यकता हम उसी चीज़ को कहते हैं जहाँ हम अपना धन वगैरह भी खर्च करने की मतलब शक्ति रखते हैं, तभी हम उसको कह सकते हैं ये हमारी आवश्यकता है, अन्यथा हमारी आवश्यकता वो नहीं रह जाती। तो बी ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, पेंशन का ये कथन है। ठीक है, पेंशन का ये कथन हो जाता है। ओके, क्वेश्चन 22। ओके, बढ़ते हैं, बात करेंगे हम 23 की। निम्नलिखित में से मुख्य मानवीय आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? क्या संतुलित भोजन व वस्त्र, यहाँ पर वस्त्र होगा, वस्तु नहीं होगा। ठीक है, संतुलित भोजन व वस्त्र है, आवास व्यवस्था व बच्चों के लिए शिक्षा है, बी है स्वास्थ्य
व्यवस्था व चिकित्सा है, डी है निम्न में से सभी। तो ये हमारी मुख्य मानवीय आवश्यकताएं हो जाती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही हो जाता है। ठीक है, संतुलित भोजन व वस्त्र, आवास व्यवस्था व बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था व चिकित्सा, ये सभी क्या है हमारी मुख्य मानवीय आवश्यकताओं के अंतर्गत आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हम बात करेंगे 25 की। यहाँ पर भग्नाशा डैश, क्या भग्नाशा निराशा है, या बी है व्यक्ति का असंतुष्ट रहना, हम भग्नाशा कहेंगे। सी है आशाओं का भग्न हो जाना, डी है निम्न में से एक से अधिक, या ई है निम्न में से कोई नहीं। तो आप जानते हो भग्नाशा, और ये प्रश्न पूछा भी गया है, भग्नाशा जो है आशाओं का भग्न होना, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेकिन मैं बना के लाई हूँ 12th क्लास से। ठीक है, तो भग्नाशा क्या है, आशाओं का भग्न होना ही हम भग्नाशा, इसी को हम भग्नाशा कहते हैं। क्या होता है इसमें, जो व्यक्ति की आशाएं होती हैं वो भग्न हो जाती हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो समस्या उत्पन्न होती है क्या है, मानसिक स्थिति। ठीक है, जो मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है जब भग्नाशा की कंडीशन में होती है तो क्या होती है, मानसिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मानसिक स्थिति इस तरीके की जो क्या है, व्यक्ति कुछ भी चाहता ही नहीं, उसकी इच्छाएं मर जाती हैं। ओके, जैसे है हम हैं या आप हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, एक लंबा समय बहुत से लोगों को हो गया होगा, मतलब पेपर दिए, पेपर तक नहीं दिया होगा। जो लोग सिर्फ टीजीटी पीजीटी पर डिपेंड है उन्होंने तो बहुत लंबे समय से पेपर भी नहीं दिया होगा। अब क्या है, इंतजार करते 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 क्या हुआ कि कोई बच्चा है, या मैं अपना उदाहरण दूँ, बहुत दिनों से इंतजार करते करते क्या हुआ, मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, बहुत लंबे समय तक कोशिश की, साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन हमें क्या, हमारा चैनल नहीं चला। अब हमने क्या करा कि भाई सोचते रहे, उसी विषय में सोचते रहे, और फिर अपने एक ऐसी जगह चले गए, मन को अपनी ऐसी जगह ले गए जहाँ हमारी सारी इच्छाएं मर गई। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पर व्यक्ति की सभी कुछ करने की इच्छा खत्म हो जाए, कोई उम्मीद खत्म हो जाए, वही हम भग्नाशा कहते हैं। ठीक है, अब उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, हमारा परिवार हो सकता है, हमारा घर हो सकता है, हमारी कंडीशन हो सकती हैं, हमारा आस पड़ोस हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, हमारी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो पाई वो हो सकती। तो बहुत सारे कारण यहाँ पर भग्नाशा में आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे भी हम बात करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 26 है, निरंतर भग्नाशा की स्थिति बने रहने से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। ए है व्यक्तित्व विकृत हो जाता है, बी है व्यवहार सामान्य हो जाता है, व्यवहार सामान्य नहीं, व्यवहार असामान्य हो जाता, असामान्य। ठीक है, असामान्य होगा, सामान्य नहीं हुआ। ठीक है, या फिर ए बा बी दोनों, डी है केवल ए, या ई है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यही तो होता है भाई, जो व्यवहार क्या होता है वो हमारा असामान्य हो जाता है, सामान्य नहीं रहता, जैसे नॉर्मल व्यक्ति होना चाहिए वो नहीं होता है। हम हंसते भी कम नहीं हैं, मुस्कुराते भी नहीं हैं, हम बैठे हैं तो बैठे हैं गुमसुम से। ठीक है, और व्यक्तित्व हमारा विकृत हो जाता है, कुछ भी करने की, कुछ भी आगे की प्लानिंग कुछ नहीं रह जाती, सब कुछ खराब हो जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बा बी दोनों सही है। निरंतर कोई व्यक्ति भग्नाशा की स्थिति में रहता है तो उसका व्यक्तित्व विकृत होने लगता है और व्यवहार असामान्य हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे भाई, ये कंडीशन इतनी खराब आ क्यों रही, इसके कारण क्या है भाई भग्नाशा के, तो बहुत जल्दी हम बात करेंगे। कभी कभी क्या होती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसके द्वारा क्या होती है, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या होती है, हमें मतलब उस वस्तु की चाह होती है कि वो चीज़ हमें मिल जाए, लेकिन हमें नहीं मिल पाती, और क्या होती है मतलब कुछ ज़्यादा प्रिय होती है, तो हम उस वजह से भग्नाशा की कंडीशन में चले जाते हैं। व्यक्ति द्वारा उत्पन्न बाधा, जैसे कोई व्यक्ति है बार बार, चाहे हमारे पेरेंट्स भी कई बार, हम बहुत ज़्यादा, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करते हैं, चाहे उनके फ्यूचर को लेके। जैसे इस समय बहुत से लोग हैं गवर्नमेंट जॉब के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत से घरों में पेरेंट्स समझ रहे होंगे कंडीशन की, बच्चे की कमी नहीं है, लेकिन बहुत से घर ऐसे भी होंगे, बच्चा कितनी भी तैयारी कर रहा होगा तो उसे दोस्त दे रहे होंगे, अगर तू पढ़ता ही होता तो पिछले में क्यों सिलेक्शन रह गया, ये वो। तो कई बार ऐसी कंडीशन भी आ जाती है, जो हमारे पर्सनल लोग होते हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि हम, जो हमारे खुद के लोग होते हैं, कि हम भग्नाशा में चले जाते हैं, सोचते रहते हैं और हम पागल से हो जाते हैं। ठीक है, ओके। कुछ धनात्मक प्रेरक का संघर्ष हो जाता है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स एक तरफ हमें विदेश भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, दूसरी तरफ वो ये चाहते हैं कि हम घर में ही रहें। अब उनको एक ही डिसीजन लेना है दोनों में से, या तो विदेश भेज लें या फिर अपने यहाँ रख लें। अब विदेश भेज दिया तो वो उसमें चले जाएंगे टेंशन में कि कहीं ऐसा ना हो हमारा बच्चा वहाँ बिगड़ जाए, अकेले क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा, सोचते सोचते हो सकता है वो डिप्रेशन में चले जाएं, भग्नाशा की कंडीशन में चले जाएं। और अगर नहीं भेजते हैं तो क्या होता है, हो सकता है कल को बच्चा बार बार रिपीट कर करके वही बात कि आपने मुझे वहाँ जाना था, वहाँ नहीं भेजा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये भी हमें भखनासा की ओर ले जाती हैं। तो पॉजिटिव भी है इसमें चीज़ें, नेगेटिव भी हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे व्यक्तिगत दोष एवं सीमाएं, जैसे शारीरिक रूप में हमें कोई कमी है जिस वजह से हम कुछ चीज़ें चाह रहे हैं, जैसे कोई बेचारा फिजिकल कंडीशन में है, मतलब पैर ठीक नहीं है, वो आर्मी में जाना चाहता था, उसका सपना था, कोशिश की, नहीं सफल हो पाया। अब बहुत से लोगों को मौका मिलने लगा, नहीं बहुत सी नौकरियां ऐसी थी, IAS PCS नहीं बन पाते थे लोग फिजिकल कंडीशन के कारण। अब मान लो किसी का सपना है IAS PCS करना, बस उसको दिक्कत क्या है, उसको फिजिकली वो फिट नहीं है, गंठा है, नाटा है, छोटा है, ठीक है। तो फिजिकल कंडीशन में भी क्या हो जाता है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। सामर्थ्य से अधिक आकांक्षा है, मतलब कंडीशन नहीं है भाई, तैयारी हम टीचर की जॉब के लिए करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम सपना IAS PCS का देख रहे हैं, तो ये वाली चीज़ें भी हो जाती हैं, ठीक है। नैतिक परिस्थितियाँ, कई सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने परिवार के लिए करते हैं, ठीक है। परिवार के लिए मतलब हमारा जैसे शादी है, बहुत से लोग हैं कतई मन नहीं होता है, ठीक है, भले ही ना करें लेकिन हम किसी को चाहते हैं, अब वो वाली चीज़ें हो जाती हैं। मैं समझाने को हर कोशिश करती हूँ, ठीक है। आप चाहते हो मतलब किसी और से शादी करना, लेकिन घर वालों की इच्छा है कि भाई वो परिवार जाति वगैरह का कोई इशू है या जो भी रीज़न है कि हमारे लेवल के लोग नहीं हैं, ठीक है, इस वजह से परिवार वाले तैयार नहीं होते हैं। और उसकी कंडीशन ये होती है भाई नैतिकता है तो वो कहीं भाग के शादी कर नहीं सकते हैं और ऐसी कंडीशन में डिप्रेशन में चले जाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी हमारे ही समाज में। तो ये बहुत सारे कारण हो जाते हैं। और ये मैं इतना क्यों बोली, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानवीय आवश्यकताओं की विशेषता है। ए है आवश्यकताएं सीमित होती हैं, बी है आवश्यकताएं बार बार उत्पन्न होती हैं, सी है आवश्यकताएं पूरक होती हैं, डी है आवश्यकताएं आदत में परिणत हो जाती हैं, ई है निम्न में से अधिक। तो यहाँ पर भी आपका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, मानवीय आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, वो कैसी होती हैं, असीमित होती हैं, बार बार उत्पन्न होती हैं, पूरक होती हैं एक दूसरे की, ठीक है, एक दूसरे की पूरक होती हैं। भाई हम आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, अभी पूरक क्या बनेगी, ये आगे हमें आज एजुकेशन भी दे रही है, आज के समय में हमें समाज के योग्य प्राणी में भी बना रही है, लेकिन कल को हमें ये जॉब भी दिलाएगी, ठीक है। तो आवश्यकताएं पूरक भी होती हैं, ठीक है, और आवश्यकताएं आदत में भी परिणत हो जाती हैं। कोई काम करते रहते तो वो हमारी आदत बन जाती है। जैसे पढ़ना, आज के समय में मेरी पढ़ना ऐसी आदत बन गई है कि अगर कई बार, जैसे कि अब तो मैं ऑनलाइन क्लास चला रही हूँ इसलिए पढ़ रही हूँ, बीच में अभी मुझे मेरे घर में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि मैं भी फिज़िकल बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी, मेरे स्पाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बिल्कुल बेड पे आ गई थी। तो उस समय भी मेरा मन नहीं लगता था बिना पढ़े, तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डांटते थे, ठीक है। क्यों, वो आदत बन गई है मेरी, मैं पढ़ूँ नहीं तो मुझे चैन ही नहीं मिलता है, रात में ना पढ़ूँ थोड़ी देर तो मुझे नींद ही नहीं आती है, दिन में भी जहाँ मौका मिला मैं किताबों में घुस जाती हूँ। तो ये क्या है, आवश्यकता तो थी जॉब की, अब वो मेरी आदत बन गई है, अब मुझे बिना पढ़े चैन ही नहीं पड़ता। इसीलिए तो मैं और ऑनलाइन लग गई कि कम से कम इसी बहाने, क्योंकि जॉब तो कर नहीं सकते, बच्ची छोटी है। वैसे मैं प्राइवेट टीचर थी, मतलब पढ़ाती थी कॉलेज में, लेकिन वही था कि थोड़ा बच्ची छोटी थी, जाने आने में बच्चे के साथ दिक्कत होती, बच्चा भी रुकता नहीं कॉलेज वगैरह, तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। तो अब घर में मेरा यही चलता है पूरे दिन किताबों में, तो मैंने सोचा कम से कम ऑनलाइन ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पढ़े बिना तो चल नहीं रहा है, आदत बन गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, आवश्यकताओं की उत्पत्ति के नियम है। ए है शारीरिक रचना व आर्थिक स्थिति, बी है आदतें व संस्कृति, सी है वातावरण का जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है, या डी है रीति रिवाज एवं दिखावा तथा अनुकरण, ई है निम्न में से एक से अधिक। जो आवश्यकताएं हैं क्यों उत्पन्न होती हैं, तो उसके नियम हैं कुछ। भाई एक तो हमारी शारीरिक रचना कैसी है, ठीक है, या आर्थिक स्थिति। अब जैसे कोई व्यक्ति अंधा है तो उसे चश्मे की ज़रूरत है, कौन सा वाला चश्मा, मतलब जिससे व्यक्ति देख के ही पहचान ले कि ये अंधा है, काला चश्मा लगाता है, मतलब समझने के लिए। मैं किसी का यहाँ पर कोई उपवास नहीं बना रही हूँ, समझाने के लिए, ठीक है। और कोई व्यक्ति नॉर्मल है, उसे चश्मे की ज़रूरत नहीं है। तो शारीरिक रचना से भी कई लोगों को बैसाखी की ज़रूरत पड़ती है, कई लोगों को नहीं पड़ती है, कई लोगों के, ज़्यादातर लोग हम लोग नॉर्मली चलते हैं, जिनको दिक्कत है वो बैसाखी से चलते हैं। आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी मतलब चीज़ें, आशाएँ, आवश्यकताएँ जो हैं बढ़ जाती हैं। अगर हम रईस हैं तो हमारी बहुत सी एक्स्ट्रा आवश्यकताएँ होंगी, घूमना फिरना, मनोरंजन करना, ठीक है। और बकाया कंडीशन सही नहीं है तो हमारी बस रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति हो जाए वही बहुत है। आदतें हो जाती हैं कुछ लोगों को, बीड़ी सिगरेट पीने की आदत है, तो ये क्या, ये एक एक्स्ट्रा आवश्यकता हो गई, ठीक है। कल्चर के हिसाब से भी चीज़ें हम करते हैं, तीज त्यौहार पे हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की। वातावरण का जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। वातावरण है जो आपका माहौल है, वातावरण है वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो, जैसे मान लो कोई हमारे वातावरण में ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आसपास में, जैसे कि मान लो गर्मी है तो एसी आपकी आवश्यकता हो गई। आज के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, इस बार गर्मी की वजह से बहुत से लोगों ने एसी लगवाई, ठीक है। या
ठंडा है तो हमें क्या चाहिए, ब्लोअर चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा जहाँ ठंड रहती है वहाँ क्या है, कमरा गर्म रहे और घर हमारा गर्म रहे। तो वातावरण से भी आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है? बहुत से लोग हैं कि नॉर्मल सादा जीवन जीते हैं, कुछ लोगों की आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं। रीति रिवाज एवं दिखावा, कुछ लोग रीति रिवाज की वजह से या दिखाने की वजह से भी चीज़ें करते हैं, अपनी आवश्यकताएँ बढ़ा लेते हैं। भाई नई नई चीज़ें ला रहे हैं, सिर्फ इतनी ज़रूरत नहीं थी, बस दिखाने को कि हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें दिखाओ, शो ऑफ करने की आदत होती है। दूसरा, हम अनुकरण करते हैं। दूसरे घर में अगर सोफ़ा है अच्छा वाला आया कोई नई डिज़ाइन का, तो हमारा नया सोफ़ा हम बेच देंगे या इधर उधर कर देंगे, हम नया लेके आएंगे दूसरे का अनुकरण करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कोई भी फर्नीचर की चीज़ें पड़ोसी के यहाँ देख ली, भले ही हो सकता है उसके यहाँ थी नहीं इसलिए वो लाया, लेकिन बस देख लिया डिज़ाइन अच्छा है तो अपना अच्छा भला बेच के दूसरा ले आए। ठीक है, तो ये अनुकरण करने की आदत, तो ये सभी चीज़ें आवश्यकताओं को जन्म दे देती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति की आवश्यकता है। ए है आरामदायक आवश्यकता, बी है विलासितापूर्ण आवश्यकता, सी है जीवन रक्षक आवश्यकता, डी है निम्न में से एक से अधिक, ई है निम्न में से कोई नहीं। देखो, आवश्यकताओं के विषय में थोड़ी सी बात करेंगे बहुत जल्दी। आवश्यकताएं क्या होती हैं आपकी? अगर हम ये बात करें आवश्यकताएं, ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ, तो कितनी होती हैं आपकी? ये मुख्य 3 होती हैं। एक तो अनिवार्य होती है, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? आरामदायक होती हैं, और तीसरी कौन सी होती है? विलासी होती हैं, ठीक है, विलासितापूर्ण होती हैं। जो अनिवार्य आवश्यकता होती हैं वो आपकी 3 तरीके की हो जाती हैं। एक तो होती है जीवन रक्षक, भाई जीवन बचाने के लिए हमें संतुलित भोजन चाहिए, हमें पानी चाहिए, ठीक है, ये हो जाती हैं। दूसरी हो जाती है निपुणता रक्षक, ठीक है, निपुणता रक्षक हो जाती हैं, ओके। और तीसरी आपकी हो जाती है प्रतिष्ठा रक्षक, ठीक है, प्रतिष्ठा रक्षक, ठीक है, जो प्रतिष्ठा के लिए हम मतलब बना लेते हैं। तो ये मतलब प्रतिष्ठा के लिए लोगों की करते हैं। तो जीवन रक्षक, निपुणता जो हमें मतलब ज़रूरी है निपुण बनाने के लिए कामों में, ठीक है, वो वाली, और तीसरी हो जाती है प्रतिष्ठा रक्षक। तो ये 3 तरीके की अनिवार्य आवश्यकताएँ हो जाती हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर मैंने आंसर दिया, आपको नहीं दिया। एक व्यक्ति की आवश्यकता आपको बतानी, तो आवश्यक क्या था? अभी मैंने बताया जीवन रक्षक हो सकती थी, निपुणता रक्षक हो सकती थी, प्रतिष्ठा रक्षक हो सकती है। ये जीवन रक्षक आवश्यकता होती है। जीवन रक्षक भाई रोटी कपड़ा और मकान वाली चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आज के समय में परिवार एक संस्था है, सुविकसित संस्था, सुनियोजित संस्था, केवल बी, डी है केवल ए, ई है ए व बी दोनों। तो यहाँ पर ई ऑप्शन से हो जाएगा, ए व बी दोनों सही हैं, क्योंकि जो परिवार है वो सुविकसित भी संस्था है, सुनियोजित संस्था भी है, ठीक है, सुनियोजित भी संस्था है ये। बकाया जो है क्या है? परिवार सबसे प्राचीन संस्था मानी गई है, सबसे प्राचीन संस्था परिवार मानी गई। सबसे पहले इंसान ने अपना परिवार बनाना शुरू किया। परिवार ही क्या होता है? एक शिशु जो पैदा होता है उसका पूरा संरक्षण यहीं मिलता है, ठीक है, उसका आश्रय स्थल भी परिवार ही होता है, ठीक है, और यहीं पर वह सहयोग के माध्यम से वो बड़ा बनता है, ठीक है, बड़ा बनता है। इसके अलावा भी सारी अवस्थाएं हम परिवार में ही बिताते हैं, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे शैशवावस्था हो, चाहे गर्भावस्था हो या धात्रीवस्था हो। तो परिवार की हमारी हर अवस्था में आवश्यकता बनी रहती है, ठीक है। तो 30 का हो गया आपका ई ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 31 है, शास्त्रीय अथवा पितृ सत्तात्मक परिवार सिद्धांत के प्रतिपादक है। ए है अरस्तु तथा प्लेटो, बी है मार्गन तथा मैकलिन, सी है टॉयलर, डी है स्पेंसर, ई है निम्न में से एक से अधिक। शास्त्रीय तथा पितृसत्तात्मक परिवार की बात हो रही है, तो इसके जो कौन है प्रतिपादक? अरस्तु तथा प्लेटो है, ठीक है, अरस्तु तथा प्लेटो है। जो ये सिद्धांत है ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है, ठीक है भाई। अभी हमने परिवार की बात की तो वो परिवार पूछा जाता, परिवार एक संस्था जो है सबसे प्राचीन है, लेकिन परिवारों में भी कौन सा परिवार सबसे प्राचीन है? तो वो है आपका पितृसत्तात्मक परिवार। सबसे पहले चलन जो था पितृसत्तात्मक परिवार का आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पितृसत्तात्मक परिवार। और ये समय था करीब 18वीं शताब्दी का, ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत तक क्या था? पितृसत्तात्मक परिवार थे। इसके बाद यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार की मतलब अंत होने लगा। ऐसा नहीं कि अब पितृसत्तात्मक ही रह गए, अब चीज़ें कंडीशन के किसी क्षेत्र में पितृसत्तात्मक है, किसी क्षेत्र में मातृसत्तात्मक परिवार है, तो अब चीज़ें चेंज होने लगी, ठीक है। यहाँ पर होता क्या भाई? पितृसत्तात्मक में जो परिवार का मुखिया होता है वो कौन होता है? पिता होता है। यहाँ पर स्त्री क्या है? ब्याह के आती है किसके यहाँ? विवाह करके आती है पति के यहाँ अपने, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत को समाजशास्त्रीय व्यवस्था के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित या प्रस्तुत किया? भाई पितृसत्तात्मक सिद्धांत
जो है किसने सबसे पहले समझाया, वो था मतलब किसने बताया सबसे पहले, अरस्तू और प्लेटो ने। लेकिन बात क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, व्यवस्था के रूप में, समाजशास्त्रीय व्यवस्था के रूप में। वहाँ तो बस अरस्तू तथा प्लेटो ने तो इसके विषय में सिर्फ ये कहा कि हाँ सबसे पहले पितृसत्तात्मक परिवार था, ये सब चीज़ें बताएं। लेकिन यहाँ पर पूरे जो हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं तो समाजशास्त्रीय व्यवस्था के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, क्या अरस्तू ने किया या प्लेटो ने किया या सन हेनरी मैन ने किया, या फिर डी है निम्न में से एक से अधिक, या ई है निम्न में से कोई नहीं। तो ये काम किया है आपका सी ऑप्शन, सर हेनरी मैन ने। सर हेनरी मैन ने क्या किया था, पितृसत्तात्मक सिद्धांत को समाजशास्त्रीय दृष्टि से सबसे पहले मतलब क्या किया, प्रतिपादित या प्रस्तुत किया था। ओके, ये जो समय था सन हेनरी ने जब बताया था इस विषय में, तो ये समय था 1861 ईस्वी का समय था। ओके, 1861 ईस्वी का ये समय था। ओके, बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 33, परिवार के उच्च विकास के 5 स्तरों का वर्णन किसने किया? क्या बैकोफोन ने किया, या मॉर्गन ने किया, या मैकलिन ने किया, या फिर टॉयलर ने, या ई है निम्न में से एक से अधिक? तो परिवार के जो उद्विकासीय सिद्धांत के 5 स्तरों का वर्गीकरण अगर हम बात करें किसने किया, तो ये तो किया था मॉर्गन ने। ठीक है, ये तो किया मॉर्गन ने। कौन कौन से परिवार बताए थे इन्होंने? रक्त संबंधी परिवार बताए थे, समूह संबंधी परिवार बताए थे, ठीक है, सिंडेशियन परिवार के विषय में इन्होंने बताया था, सिंडेशियन परिवार के विषय में बताया था इन्होंने, पितृसत्तात्मक के विषय में भी इन्होंने बताया था, और दूसरा एक विवाही परिवार के विषय में बताया, एक विवाही परिवार के विषय में बताया इन्होंने, एक विवाही। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए सिंडेशियन परिवार, चौथा हो गया पितृसत्तात्मक, और 5वां हो गया एक विवाही परिवार। तो ये 5 परिवारों के विषय में किसने बताया था? मॉर्गन ने बताया था। लेकिन अगर उद्विकासीय सिद्धांत को किसने दिया, तो ये बैकोफोन ने भी बताया है इसके विषय में, मॉर्गन ने भी, मैकलिन ने भी, टॉयलर ने भी। ये चारों ही लोग उद्विकासीय सिद्धांत से ही संबंधित है परिवार के। लेकिन 5 सिद्धांत किसने दिए, तो वो मॉर्गन ने दिए। यहाँ पर आपसे 5 सिद्धांत ही पूछे गए हैं, 5 स्तरों को पूछा गया कि जो 5 स्तर हैं वो किसने दिए हैं परिवार के। परिवार के उद्विकास मतलब परिवार के विकास, पहले आपको पता है पितृसत्तात्मक आया होता, फिर मातृसत्तात्मक आया, फिर रक्त समूह आया, इस तरीके से ये थी चीज़ें। तो लेकिन इन्होंने अपने तरीके से इसको वर्णित किया 5 समूहों में। पहले उन्होंने बताया रक्त संबंधी परिवार बने, फिर वो समूह में आ गए, फिर समूह के बाद सिंडेशियन परिवार हो गए जिसमें शादी तो एक करता था, लेकिन मतलब सेक्सुअल रिलेशन पूरा परिवार, पूरे घर के सभी आदमी स्त्री से रखते थे, ये सारी चीज़ें होती। तो इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज किया। हालांकि कई लोगों ने इसका विरोध किया, खासतौर से अगर हम बात करें इनका विरोध वेस्टरमार्क ने काफ़ी करा। वेस्टरमार्क का ये कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये परिवार मतलब इसी तरीके से कैटेगराइज किए गए थे, ऐसा कुछ, मतलब वेस्टरमार्क ने इसकी आलोचना की। ठीक है, अगर पूछा जाए जो कौन नाम क्या था अभी, एक सेकेंड, मॉर्गन के जो 5 स्तर दिए हैं इसकी आलोचना किसने की है, तो आप कहोगे किसने की? अभी मैंने बताई थी वेस्टरमार्क। क्वेश्चन नंबर 34 है, इस स्तर पर समूह प्रथा समाप्त हो गई तथा एक पुरुष केवल एक स्त्री से ही विवाह करता था। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा, लेकिन उस स्त्री से परिवार के सभी पुरुष शारीरिक संबंध स्थापित कर सकते थे। तो ये प्रथा किस परिवार की थी? क्या समूह परिवार की थी, रक्त संबंधी परिवार की थी, सिंडोसियन परिवार की थी, पितृसत्तात्मक परिवार की थी, या ये है निम्न में से एक से अधिक? अगर हम बात करें समूह परिवार एक ऐसा परिवार था जिसमें क्या होता था, मतलब जो भाई बहन तक कहते थे, मतलब भाई बहन भी दूसरे समूह के भाई बहनों से शादी कर लेते थे। सब भाई बहन क्या करते थे, दूसरे समूह के जो भाई बहन होते थे उनसे सब, मतलब सारी लड़कियां, सारे पुरुष एक दूसरे के समूह में विवाह कर लेते थे। ठीक है, ऐसा होता था, और यौन संबंधों की भी तो स्वतंत्रता हो ही जाएगी। दूसरा है रक्त संबंधी में क्या होता था, इसमें दूसरी बाहरी रक्त का कोई आता ही नहीं था। सगे ही भाई बहन, सगे ही भतीजा भतीजी क्या करते थे, संबंध स्थापित कर लेते थे। मतलब सबसे खराब व्यवस्था ये वाली थी। ठीक है, दूसरी बात है कि सिंडेशियन परिवार में ऐसा होता था जहाँ पर शादी तो क्या होती थी
केवल एक पुरुष एक स्त्री से करता था, लेकिन मतलब फेरों में एक ही को बैठना है समझने के लिए। लेकिन जब वो शादी होकर घर चली जाएगी तो वहाँ उसके चाहे 50 भाई हैं समझने के लिए, तो उनके सबकी वो स्त्री पत्नी हो जाती थी। ठीक है, तो विवाह में एक, लेकिन वस्तु सबकी हो गई, सब उपभोग उसका कर सकते थे। ऐसी ये व्यवस्था थी। बकाया आप जानते हो पितृसत्तात्मक में तो वही होता था कि भाई जो पुरुष था वो अपनी इच्छा से बहुत सारे विवाह कर सकता था, बहुत सारी स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता था, ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 35। मातृसत्तात्मक सिद्धांत परिवार के प्रवर्तक कौन थे? क्या व्रीफॉल्ट है, टॉयलर है, वेस्टरमार्क है या उपयुक्त सभी, यही है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा है गया है प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक तो व्रीफॉल्ट हैं, लेकिन मातृसत्तात्मक सिद्धांत से जो है संबंधित कौन है, समर्थन किसने किया, तो वो टॉयलर ने भी किया है और बैकोफोन ने भी किया, बैकोफोन ने भी किया है। ठीक है, बैकोफोन इनने क्या किया, इसको समर्थन दिया है, और व्रीफॉल्ट इसके प्रवर्तक हैं। वेस्टरमार्क कौन है, जिसने आलोचना की थी, अभी हमने जो बात की थी मोर्गन के जो सिद्धांत थे उनकी आलोचना की थी, प्लस वेस्टरमार्क ने क्या किया, एक विवाह सिद्धांत दिया है। एक विवाह सिद्धांत जो आज के समय में प्रचलित है, एक विवाह सिद्धांत आधुनिक विवाह सिद्धांत है। ठीक है, एक विवाह सिद्धांत किसने दिया है, वेस्टरमार्क ने दिया है। ठीक है, तो ये सिद्धांत हमारे वेस्टरमार्क महोदय ने दिया है। क्वेश्चन नंबर है 36। परिवार का गठन होता है सामाजिक संपर्क के आधार पर, आर्थिक हितों के आधार पर, विवाह नामक संस्था के आधार पर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ई है निम्न में से सभी। तो जो परिवार का गठन होता है वो आपको बताना है कैसे होता है। तो परिवार का गठन होता है यहाँ पर विवाह नामक संस्था के आधार पर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किशोरावस्था में बालक बालिका संबंध होने चाहिए, अत्यधिक घनिष्ठ, सीमित एवं स्वाभाविक, कोई संबंध नहीं होने चाहिए, डी है विरोधपूर्ण संबंध, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो किशोरावस्था में ना तो इतना बच्चों को दबाव डालना चाहिए कि कतई किसी से बोल ही नहीं सकते हो, समझने देना चाहिए, उन्हें मतलब मौका देना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि कतई खुली छूट दे दो, क्योंकि बचपना है, उस समय कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो सीमित और स्वाभाविक उन्हें जो है छूट होनी चाहिए, संबंध होने चाहिए। ठीक है, सीमित एवं स्वाभाविक। क्वेश्चन नंबर 38 है, किशोरावस्था में बालक बालिकाओं के भटकने का कारण है, ए है पारिवारिक वातावरण, बी है संचार माध्यमों द्वारा भटकाव, सी है शिक्षा संबंधी दबाव, डी है उपयुक्त सभी कारण। तो किशोरावस्था में जो बालक बालिकाओं के भटकने का कारण हो जाता है, तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, पारिवारिक जो वातावरण होता है, संचार माध्यम भी आजकल बहुत भटकाव के काम करते हैं। ठीक है, शिक्षा संबंधी दबाव से भी बच्चे क्या होते हैं, भागने की मतलब थोड़ा दबाव में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था तनाव और जोखिम भरी मानी जाती है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, डी है निम्न में से कोई नहीं, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा किशोरावस्था। ठीक है, तनाव एवं तूफान एवं संघर्ष की अवस्था स्टैनले हॉल ने ही इसको कहा है, आपको ये भी पता है, कई बार पूछा भी गया है, पूछा जाए ये कहा किसने है, तो स्टैनले हॉल ने कहा है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है, मकान है, नौकरी है, अनुशासन है, इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको एक बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो किशोरावस्था की मुख्य समस्या है वो अनुशासन है। भाई हम सब लोग चाहते हैं वो अनुशासन में रहें, और वो क्योंकि नया खून होता है, नए नए रूप में आते हैं, भाई नया परिवर्तन होता है, हार्मोनल चेंज होता है, दाढ़ी मूछें निकलने लगती हैं, लड़कियों में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या है वो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। जब वो कुछ गलत करते हैं तो हम कहते हैं अब बड़े हो गए हो, थोड़ी तमीज़ सीख लो। जब वो कुछ कोई कुछ भी वैसे नॉर्मल कुछ करते हैं तो हम लोग मतलब कोई उनका खुद डिसीजन वो लेना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि अभी तुम छोटे हो, इतने बड़े बड़े डिसीजन अपने आप मत लो, हमसे पूछ के किया करो कोई काम। तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि भाई करें तो करें क्या, कभी छोटा कहते हैं कभी बड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर अनुशासन की बहुत समस्या हो जाती है, सी ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कुशल गृह व्यवस्था निर्भर करती है अधिक आय पर, आय से अधिक व्यय करने पर, सी है आय के अनुसार बजट बनाकर बचत करते हुए व्यय करने पर, डी है कम व्यय तथा अधिक आय पर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आय के अनुसार बजट बनाकर अगर आप बचत करते हो और व्यय करते हो तो आपका जो है कुशल गृह व्यवस्था आपकी मतलब रहेगी। ठीक है, निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, बजट में निम्नलिखित में से किसके लिए व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए।
पुस्तकों के लिए, त्यौहार के लिए, बचत के लिए, मनोरंजन के लिए ई है निम्न में से एक से अधिक। तो जब भी आप बजट बनाओ तो सबसे पहले एक चीज़ को महत्व देना चाहिए, वो है बचत। ठीक है, क्योंकि आज का समय कट जाएगा लेकिन भविष्य में कोई समस्या आ गई तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो बचत भी बजट में करनी ज़रूरी है। इसीलिए जो आप जानते हो एंजिल का जो नियम है उसका विरोध क्यों है, एंजिल का नियम फॉलो क्यों नहीं किया जाता। एंजिल का नियम इसीलिए नहीं फॉलो किया जाता क्योंकि उसमें बचत का कोई प्रावधान ही नहीं किया उन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, आय का वह भाग जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है कहलाता है नी संचय, बी है बचत, सी है आय, डी है व्यय या ई है निम्न में से एक से अधिक। आय का वह भाग जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है और भविष्य के लिए लगा दिया जाता है तो वो क्या होती है, वो आपकी बचत होती है। बी ऑप्शन से ही हो जाएगा। भाई बचत ही होगी तभी तो भविष्य में लगाओगे आप, बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, बजट का अर्थ है, ए है खर्चों की सूची, बी है आय व्यय का ब्यौरा, सी है खरीदारी, डी है बचत, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो बजट का अर्थ क्या होती है, बजट जब हम बनाते हैं वो होता है हमारे आय व्यय का ब्यौरा होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर भी। क्वेश्चन नंबर है आपका 55, बजट उल्लेख करता है परिवार की कुल आय का, परिवार के कुल व्यय का, परिवार की कुल बचत का, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो बजट हम बनाते हैं उससे हमारी आय क्या है वो भी पता चल जाती, खर्च क्या है वो भी पता चल जाता और हमारा क्या कितना बचा ये भी हमें पता चल जाता है। तो डी ऑप्शन से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 हो गया क्वेश्चन, गड़बड़ हो, अच्छा 44, 45, 46 होगा। ठीक है, 46 होगा ये क्वेश्चन नंबर 46। ओके, आय व्यय में संतुलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयुक्त होगा। ए है वार्षिक बजट, सी है मासिक बजट, सी है साप्ताहिक बजट, डी है दैनिक बजट। आय व्यय में संतुलन के लिए कौन सा बजट बनाया जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। वैसे ये वार्षिक बजट, लेकिन हम लोग कहते हैं जो हमारे जो कंपनी वगैरह होती हैं, जो कंपनी है या बड़े लेवल पर, जैसे आप जानते हो नेता में जो पॉलिटिक्स में होता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है वार्षिक बजट बनाया जाता है। ठीक है, और घरों में हम जो बनाते हैं क्योंकि हमारी सैलरी माह में आती है, महीने में, तो हम लोग वो बजट बनाते हैं मासिक बजट बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज करता है कि घरों में मासिक बजट, अब यहाँ पर कोई ये तो बताया नहीं गया कि घर की बात हो रही है या कहाँ की बात हो रही है, लेकिन आंसर इसमें जो है दिया है, बुक में दिया है वार्षिक बजट। ठीक है, तो लेकिन SCERT की बुक का आंसर है तो आप मान सकते हो उसको। ठीक है, तो आय व्यय में संतुलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयुक्त होगा, वार्षिक बजट। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 है, पारिवारिक बजट की प्रमुख मदें होती हैं भोजन व शिक्षा, वस्त्र व भोजन, शिक्षा एवं बचत, डी है ये सभी। तो पारिवारिक बजट की मुख्य मदें ये सभी होंगी। भोजन भी होना चाहिए संतुलित, शिक्षा भी हमें मिलनी चाहिए, वस्त्र भी मिलने चाहिए। ठीक है, भोजन और शिक्षा एवं बचत सभी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 का डी हो गया आंसर। 48 है, एंजिल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर व्यय डैश अत्यधिक बढ़ता है, घटता है, बढ़ता जाता है, एक समान रहता है। तो ज्यों ज्यों एंजिल्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे भोजन पर व्यय घटता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मितव्ययता से आशय है अपव्यय से बचना, कंजूस होना, बचत करना, निम्न में से एक से अधिक, ई है निम्न में से कोई नहीं। तो मितव्ययता का अर्थ होता है अपव्यय से बचना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कंजूस होना मितव्ययता का अर्थ नहीं होता है। मितव्ययता का मतलब होता है कि कम पैसों में ज़्यादा काम चला लेना। ठीक है, वो वाली चीज़ होती है भाई, बचत करते हुए काम करना, वही मितव्ययता हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, पारिवारिक बजट के मुख्य प्रकार हैं। ए है घाटे का बजट, सी है संतुलित बजट, सी है बचत का बजट, डी है उपर्युक्त सभी। तो परिवार के बजट कितने 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा। घाटे का बजट क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है आय कम हो और व्यय ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब आपको कर्ज लेना पड़ेगा, ये क्या हो गया आपका घाटे का बजट हो गया। संतुलित है, जहाँ आय जितनी है, ठीक है, बराबर व्यय, आपने जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया, तो इसमें बचत नहीं होगी, इसलिए संतुलित तो रहेगा। भाई आपको कर्ज भी नहीं लेना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य में कोई समस्या हो गई तब तो लेना पड़ जाएगा ना, है ना। तो इसलिए आय व्यय जहाँ पर बराबर है उसे हम संतुलित कहते हैं। और लेकिन बचत का बजट जो होता है इसमें क्या होगी, आय अधिक होगा और व्यय क्या होगा
कम होगा। तो यहाँ पर क्या होगी, आपकी बचत भी होगी। ठीक है, बचत भी होगा। तो सबसे अच्छा बजट कौन सा है, सी ऑप्शन। सबसे अच्छा बजट, सर्वोत्तम बजट, कुछ भी ऐसा आंसर मिले तो आपका होगा कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा, लेकिन यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पूछा गया प्रकार कौन कौन से हैं, तो घाटे का बजट, संतुलित बजट और बचत का बजट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें बताना ना भूलिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो भाई सभी लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।